स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए, आज से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी से लेकर के जो भी जीके जीएस में प्रश्न पूछे गए हैं वही सब इसमें शामिल हैं। यहाँ पे जीएस रहेगी तथा हिंदी भी रहेगी, सब पीवाईक्यू बेस पे रहेगी, ठीक है। और जो रेलवे में, एसएससी में और यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी विभिन्न परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सब यहाँ पे शामिल रहेंगे तथा उनकी अच्छे से व्याख्या होगी। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाएगी। प्रत्येक दिन एक क्लास होगी, ठीक है। जब आप लगातार क्लास देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और जो प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से ट्रेंडिंग में रहते हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा यहाँ पे। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम लोगों की फैमिली बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे आज से। यहाँ पे सबसे पहले जीके जीएस आपको देखने को मिलेगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे? बताइए। 1936, 1937, 1938 या 1940? बताइए सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे? देखिए बताते हैं आपको। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में, ठीक। अच्छा, और 1939 में क्या हुआ था? 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसमें एक किसके साथ हुआ था? देखिए, एक तरफ था सुभाष चंद्र बोस, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, दूसरी तरफ गांधी जी की तरफ से श्री पट्टाभी सीतारमैया खड़े थे। पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया दूसरी तरफ से थे। तो इसमें सुभाष चंद्र की बोस की लोकप्रियता के कारण सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत गए थे। इसमें गांधी जी के जो प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया, ये हार गए थे। इसमें गांधी जी को बुरा लगा था, तो फिर इसी के चक्कर में सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। फिर यहीं पे उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा प्रश्न बोल रहा है, गुरु गोविंद सिंह ने कब खालसा पंथ की स्थापना करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1799, 1699, 1800, 1689 या 1789? बताइए। देखिए आंसर आपका इसमें हो जाएगा 1699, ठीक। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह सिख के कितने नंबर के गुरु थे? ये 10वें गुरु थे, ठीक। ये 10वें गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कब समाप्त किया था? 1829, 1829 या 1729, 1729? बताइए इसमें सही कौन सा है? इसमें एक आप 1929 कर लो, एक 1629 कर लो। बताइए इसमें से सही कौन सा है? देखिए इसमें सही है 1829। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का पहला था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने किसके सहयोग से सती प्रथा को अंत किया था? किसके सहयोग से किया था? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय के सहयोग से इन्होंने इसका अंत किया था। अच्छा,
अच्छा, राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी, वो कब की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। अगर इनसे पूछ लिया जाए इनकी कब्र कहाँ है, अगर आपसे कब्र पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहाँ है, तो आप बता देना इसकी कब्र ब्रिस्टल में है, ब्रिस्टल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन बताइए। छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, टकला मकान या सिंगुर का पठार? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बताइए। देखिए इसका आंसर है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी किसके काम में आती है? कपास की खेती के काम में आती है। कपास की खेती होती है यहाँ, और इसे कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी। ठीक है। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनको आप लोग ध्यान से करिएगा और याद करते चलिए, हर जगह पूछे गए। निम्न में से पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, अनायमुड़ी, दो दो बेटा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़? बताइए इनमें से पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए इसमें सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनायमुड़ी। अनायमुड़ी कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? बताइए अनायमुड़ी कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? यह है अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है उसमें। ठीक है। इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले तो कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक है। अगर कोई पूछ ले दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेकेंड सेकेंड ऊंची है आपकी दो दो बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2637 किलोमीटर, 2637 मीटर, सॉरी। ठीक है। तो पहले नंबर पे ए रही और सेकेंड नंबर पे ए रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस वर्ष संविधान संशोधन हुआ था? बताइए संविधान संशोधन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1951, 1952, 1950 या 1949? बताइए इसमें सर्वप्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? सर्वप्रथम संविधान संशोधन आपका 1951 में हुआ था। ठीक है। ये किससे संबंधित था? प्रश्न पूछा जाता है 1951 का जो संशोधन था किससे संबंधित था? यह भूमि सुधार से था संबंधित। ठीक है, भूमि सुधार से। अगर पूछा जाए भूमि सुधार कौन सी अनुसूची में है, तो ये 9वीं अनुसूची में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368 में है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर पूछ ले भाग कौन सा है? भाग 20 है। ठीक है। और पूछ ले संविधान में संशोधन कर कौन सकता है? संशोधन कौन कर सकता है? संसद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी शुरुआत, बताइए। राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका है आपका राजस्थान। अगर पूछ ले राजस्थान के कौन से जिले में हुई थी? नागौर। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। और पूछ ले अगर अच्छा किस गांव में हुई थी? गांव था उसका बगदरी, बगदरी गांव में। ठीक है, बगदरी गांव में हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959।
ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब वो कौन सा राज्य है जिसमें संपूर्ण राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई संपूर्ण राज्य में? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2025 में उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक जोन कितने हैं? 29, 30, 31, 32 बताइए। देखिए उसमें 2025 में 31 आर्थिक जोन है, जिसे हम लोग SEZ भी कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन शामिल नहीं था? काकोरी ट्रेन एक्शन हुई कब थी? 8 अगस्त 1925। पहले इसको काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से बोलते थे, अब एक काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे है? लखनऊ से पहले है। लखनऊ से पहले एक स्टेशन है वहाँ, काकोरी एक स्टेशन है, वहीं पे है। ठीक है। अच्छा, कौन कौन इसमें शामिल नहीं, कौन शामिल नहीं था? या पहले देखो इसमें शामिल कौन कौन थे। अशफाकुल्लाह खान भी शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी शामिल थे, भगत सिंह नहीं शामिल थे। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरदेव और या मौलाना अबुल कलाम आजाद? कौन इसमें प्रस्तावक कौन था? देखिए प्रस्तावक आप लोग गांधी जी थे लगाएंगे, मगर नहीं थे। आंसर इसका आपका JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने इसको आंदोलन किया था, आंदोलन किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। अच्छा भाई एक सेकेंड, काकोरी ट्रेन डकैती वाला 8 अगस्त को नहीं 9 अगस्त को है। ठीक, इसको काटिए। 9 अगस्त को है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 8 अगस्त 1942। ठीक, गांधी जी ने इसमें नारा कौन सा दिया था? करो या मरो। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 10 जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इनको कायदे से देखिएगा। बाकी हम धीरे धीरे इनकी संख्या भी बढ़ाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी की। अब यहाँ पे हिंदी हिंदी देखेंगे, हिंदी के भी जो सभी आए हुए क्वेश्चन है वो भी देखेंगे और क्लास लगी वो भी कैसे बताना। चलिए हम लोग हिंदी पे देखते हैं। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा का लेखक कौन है? बताइए। गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र? इसमें कौन सा आंसर सही है आपका? इसमें आंसर आपका है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली। ठीक, हरिश्चंद्र की बताइए कौन सी है? हरिश्चंद्र की, हरिश्चंद्र की एक श्री चंद्रावली है, श्री चंद्रावली। एक और कोई बताइए। एक है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से उदंड या उदंड, उदंड या उदंड? देखिए बताइए कौन सा सही है। देखिए उदंड कैसे बना है, उदंड कैसे बना है ये देखिए। देखिए उत प्लस दंड ये बना है उ दंड। संधि कौन सी है इसमें? व्यंजन।
व्यंजन संधि से उदंड बना है। अब देखिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर आपका सही यह है। इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग की मैंने आपको पहचान बताई थी। अच्छा, अच्छी से, कैसी, कैसा से अगर जैसे आप देख लेंगे तो उसको आपको स्त्रीलिंग समझ में आ जाएगा। जैसे किसी के पीछे अच्छा लगाएंगे, अच्छा आएगा तो वो पुल्लिंग होगा, अच्छी आएगी तो वो स्त्रीलिंग होगा। अगर किसी के पीछे कैसा आएगा तो वो पुल्लिंग होगा, और अगर कैसी आएगी तो वो स्त्रीलिंग होगी। देखिए अब हम लोग, या अच्छा, अच्छा सभी आप, अच्छा आएगा पीछे किसी का आएगा तो वो पुल्लिंग होगा, और अच्छी आएगी तो वो स्त्रीलिंग होगा। हर किसी के पीछे आप लगा लीजिए। देखिए अनार अच्छी होती है या अच्छा होता है? अनार अच्छा होता है तो ये तो हो गया पुल्लिंग। ठीक। आम अच्छा होता है या अच्छी होती है? आम अच्छा होता है। ठीक है। दही अच्छी होती है या अच्छा होता है? दही मैंने दोस्तों इसलिए इसमें बीच में रखा है कि इसमें लोग हमेशा इसको स्त्रीलिंग समझते हैं। ठीक। जबकि ये है पुल्लिंग। इसको आप ध्यान अच्छे से रखिएगा, ये है पुल्लिंग। ठीक है। चादर बिछाई जाती है, बिछाया जाता है, यह चादर अच्छी होती है या चादर अच्छा होता है? चादर कैसी होती है, कैसा होता है? चादर अच्छी होती है, चादर कैसी होती है, चादर बिछाई जाती है। इसमें देखो हर तरफ से स्त्रीलिंग का ही भाव आ रहा है, तो आपका यही स्त्रीलिंग हो गया। ठीक। बढ़िया। शिरोरु, सरोरु शब्द युग्म कौन सा अर्थ सही है? बाल कमल, बाल तालाब, कमल बाल, तालाब कमल, तालाब बाल। बताइए इसमें से सही कौन सा है? देखिए रूह, रूह का मतलब होता है किसी से निकले तंतु, किसी से निकले तंतु। जैसे कि हमारे शरीर से जो रूहें निकलते हैं उनको भी रूह कहते हैं। ठीक। अब सिर, सिरोरूह, सिर क्या होता है? हम लोगों की खोपड़ी। ठीक। तो खोपड़ी से जो रूह निकलती है या जिससे तंतु जो निकलते हैं वो कौन होते हैं? बाल होते हैं ना। ठीक। अब सर और रूह, सर का, सर किसे कहते हैं? तालाब को। और रूह, तालाब से क्या निकलता है? तालाब से निकलता है कमल। ठीक। तो यहाँ पे बाल और कमल कहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है? ये दिख रहा है। ठीक। हिंदी को आप लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आपके समझ में आएगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बताइए। आप मियाँ जी मांगते हैं द्वार खड़े दरवेश, इसका सही आंसर क्या है? सेखी मारना, मांगने में शर्म ना करना, और किसी निर्धन के घर भिखारी की भीड़ होना। तो इसका आंसर सही क्या होगा? आंसर सही होगा ए, बाकी ये गलत है। मियाँ जी, मियाँ जी मांगने खड़े द्वार खड़े दरवेश, यानी मियाँ जी खुद भिखारी हैं, अब उनके द्वार पे और मांगने वाले खड़े हैं। इसका शाब्दिक अर्थ आ रहा है, तो इसका सही आंसर यही आपका हो जाएगा। ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना, तथा इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने की नहीं है। तो इसमें आपको हम हमेशा हर एक दिन एक क्लास देंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन शामिल होंगे तथा उनकी व्याख्या भी अच्छे से करेंगे। कहने को क्वेश्चन आपको 15 से 20 मिलेंगे, लेकिन आप उनका जब 4 गुना 5 गुना करेंगे ना, तो 20 चौके 80, 80 के आसपास क्वेश्चन आपके रोज तैयार होंगे। चलिए धन्यवाद साथियों।